Okay. Now, before starting today's class, I wanted to say one thing. जो पिछला क्लास था उसका जो प्रॉपर्टी नंबर 5 था ना, वो एक्चुअली में प्रॉपर्टी नंबर 6 था, 5 नहीं, क्योंकि 5 उससे पहले मैं बता चुका था। और 5 बताने के बाद जब मैं वो 6 बता रहा था तो उसी समय थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आया था मेरे माइक का, तो उसके वजह से मुझे क्लास बंद करके फिर से रिज्यूम करना पड़ा था, राइट। तो वो प्रॉपर्टी नंबर मैंने गलती से 5 के बाद फिर से 5 लिख दिया था, वो 6 था। उस चीज़ को मैंने रेक्टिफाई करके लिख दिया था अंत में। क्लास के लास्ट में आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी नंबर 6 था, प्रॉपर्टी नंबर 5 नहीं, 5 इससे पहले था। चलिए, आज के क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस को। मैट्रिसेस तो हमने पहले ही खत्म कर लिया है, लेकिन चूंकि हमारे इस सीरीज का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसलिए कह रहा हूँ कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को आज के क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे। आज के क्लास में हम लोग एक प्रॉब्लम बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद क्रेमर्स रूल को हम लोग शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हमने जो शुरुआत करा था वो करा था हमने रॉ एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है, रॉ एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। वहां पे क्या देखा था कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है इन ऑर्डर का, और बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि ए से ही ऑब्टेन किया गया है बाय जस्ट एडिंग ए मल्टीपल ऑफ certain raw of A to by adding a multiple of certain raw or column of A to another raw or column of A। मतलब A के किसी रॉ या कॉलम के मल्टीपल को उसके किसी दूसरे रॉ या कॉलम के साथ ऐड कर दिया गया, तो जो रिजल्टेंट मिला, जो हमें नया मैट्रिक्स मिला, वो हमने मान लिया कि यही B है। तो उस केस में हमने पाया था कि मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बी आया हमारे पास, उन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा, ठीक है। और इसी को हमने प्रॉपर्टीज में भी लिखा था, जब प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे वहां पे भी इसको दूसरे या तीसरे नंबर के प्रॉपर्टी में इस चीज को मैंने लिख भी दिया था, ठीक है, मेंशन भी आपको कर दिया था। तो एक प्रॉब्लम बनाते हैं इसी रॉ एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से और देखते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए, मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स मिला इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और, मुझे हो सकता है कि आज के क्लास में बीच में थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़े, क्योंकि कोई है नहीं तो गेट मुझे खोलना है जाके, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा उस समय। 8 2 -1 -4 3 5 -3 11 24 6 1 -12 2 2 7 -1। So this is a 4x4 मैट्रिक्स, राइट। ये एक 4x4 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। आप आसानी से फाइंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट, इसका आंसर -600 है। इस तरह से फाइंड करेंगे तो आप किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड करिए और आपको इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा आसानी से। लेकिन ये मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया है कि कोई भी डिटर्मिनेंट आपको उस रॉ या उस कॉलम से फाइंड करना चाहिए जिस रॉ या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, ठीक है। अब यहां पे तो एलिमेंट कोई 0 है ही नहीं किसी रॉ या किसी कॉलम में, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि कोई रॉ या किसी कॉलम के ज्यादातर एलिमेंट्स 0 हो जाएं, ठीक है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर पहले रॉ में मैंने -3 से मल्टीप्लाई करके तीसरे रॉ में ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा। पहले रॉ में -3 से मल्टीप्लाई किया तो -24 -3 × 8 -24 -3 × 2 -6 -3 × -1 3 और यहाँ पे 12, ठीक है, +12। इसको मैंने तीसरे रॉ के साथ ऐड किया 24 6 1 -12। ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म। आपको सिर्फ बता 3 1 4 ऐड किया है मैंने, घटाया नहीं है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन जो आप देते हैं वो मत दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये सब मुझे 0 0 मिल गया। मुझे एक ही नॉन जीरो एलिमेंट मिला, बाकी सब कुछ 0 आ गया। और हमें ये पता है
कि अगर हम ए के किसी भी रॉ के मल्टीपल को या किसी कॉलम के मल्टीपल को किसी दूसरे रॉ या कॉलम के साथ ऐड कर दें, तो जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, दैट इज मैट्रिक्स बी जो आएगा रिजल्टेंट, उस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो वो ए के डिटरमिनेंट के बराबर ही आएगा, राइट? तो चलिए, और यहीं पे इसको यूज किया जाता है, इस प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले इस चीज को थोड़ा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हम लिख देते हैं। चलिए, ओके, मल्टीप्लाई माइनस थ्री टाइम्स रॉ 1 to रॉ 3 and write the result to रॉ 3। मतलब हमने क्या किया, देखिए एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस पढ़ा है, हमने ये काम किया है, R3 माइनस 3R1 और रिजल्ट को लिख दिया R1 में, यानी कि रॉ 3 में से -3 इंटू रॉ 1 को हमने जोड़ दिया और रॉ 3 के जगह लिख दिया। वही चीज यहां पे मैंने वर्बली लिख दिया है, ठीक है? तो आपको ऐसा करने से क्या मिलेगा, देखिए आपको ऐसा करने से क्या मिलेगा हमारे पास, इसलिए we found a new matrix as, मान लीजिए ये मैट्रिक्स B है, ये तो 8, 2, -1 और -4, पता नहीं पेन को क्या हो गया, एक मिनट, चलिए देखता हूं। ओके, हमने पहले रॉ में -3 से मल्टीप्लाई करके तीसरे रॉ में जोड़ा है और तीसरे रॉ के जगह लिखा है। तो पहला रॉ जैसे का तैसे लिखना है आपको, पहले रॉ में कुछ भी चेंज नहीं करना है। 8, 2, -1, -3, -4, ठीक है, 3, 5, -3, 11, ये क्या हो जाएगा, 0, 0, 4 और 0। जब ये काम हमने किया तो ये चीज हो जाएगा और अंत में जैसा था वैसा ही लिख देना है, ठीक है? अब हम b का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, और किस तरह से फाइंड करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि इस रॉ में सबसे ज्यादा 0 है, तो इसी रॉ के अलोंग हमें डिटरमिनेंट को b का फाइंड करना है, ठीक है भाई? चलिए, अब होगा क्या, आसानी इससे होता क्या है कि जो भी एलिमेंट यहां पे 0 है उनका कोफैक्टर हमें नहीं निकालना है। ऐसा क्यों? चलिए मान लीजिए कि इसका कोफैक्टर हम निकालना चाहते हैं, इस एलिमेंट का। ये कौन सा एलिमेंट है, 1, 2, 3, तीसरे रॉ का और पहले कॉलम का, ठीक है? तो कोफैक्टर ऑफ थर्ड रॉ एंड फर्स्ट कॉलम, चलिए भाई, -1 to the power 3 + 1 याद है आपको, ये सब कुछ i + j इनटू जो इसका कोफैक्टर होगा, मान लीजिए, माफ करिएगा, इसका जो माइनर होगा वो M31 होगा, जो भी हो माइनर, इसका माइनर एक डिटरमिनेंट होगा। जब पहले रॉ को तीसरे कॉलम, पहले कॉलम को और तीसरे रॉ को ढक लेंगे तो जो भी एलिमेंट्स बनेगा वो उसी सीरीज में मिलके डिटरमिनेंट बनाएगा, वही डिटरमिनेंट इसका माइनर होगा। अब एक चीज देखिए पहले, अब यहां पे तो ये कोफैक्टर आ गया, लेकिन मैंने क्यों कहा कि इसका जो है हमें कोफैक्टर नहीं निकालना पड़ेगा? इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है कि क्यों मैंने ऐसा कहा कि इसका कोफैक्टर आपको नहीं निकालना पड़ेगा? कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में? वो इसलिए नहीं निकालना पड़ेगा आपको इसका कोफैक्टर कि जब आप इस रॉ से एक्सपेंड करेंगे तो 0 × A31 होगा।
A31 कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाइड होगा तो रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। इसीलिए जो भी एलिमेंट्स 0 है उसका कोफैक्टर निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कोफैक्टर 0 से मल्टीप्लाइड होगा, रिजल्टेंट आपका 0 होगा। इसलिए तो हमें वही वाला कोफैक्टर चाहिए जो ये नॉन जीरो एलिमेंट है उसका। दैट्स इट। चलिए, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 4 इंटू कोफैक्टर ऑफ, ये जो 4 है वो है आपका तीसरे रॉ में और तीसरे कॉलम में, तो A33, ये क्या है A33, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट 4। अब समझ में आया आपको? चलिए भाई, 4 ये कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तीसरे रॉ को तीसरे कॉलम को ढकेंगे, जो भी एलिमेंट्स बचा 8 2 -4 3 5 11 3 5 11 2 2 -1 2 2 -1। ठीक है, यहां पे साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि -1 पे पावर 3 + 3 6 होगा, नहीं होगा जी। A33 -1 पे पावर 3 + 3, और यहां पे यही वाला डिटर्मिनेंट होगा जो इसका माइनर होगा। ठीक है, तो -1 पे इवन पावर है, +1 बन के निकलेगा, वही मैंने यहाँ पे प्लस साइन ले लिया है। चलिए, तो B का डिटर्मिनेंट इतना आया, अभी तो सॉल्व नहीं हुआ है ना, वी हैव टू सॉल्व इट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या, अब भी आप इसको क्या करेंगे, यही नियम यहां भी लगा देंगे, क्योंकि यहां पे आपको एक मैट्रिक्स मिला हुआ था। ठीक है, आपने उस मैट्रिक्स में ये काम किया, नया आपको मैट्रिक्स मिला, इसका डिटर्मिनेंट आपने निकाला। आपको पता है कि इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट सेम होता है, वही चीज डिटर्मिनेंट में भी होता है। मान लीजिए यहां ए के जगह, मैट्रिक्स के जगह मिलता कि ए एक डिटर्मिनेंट है 4x4 ऑर्डर का, वहां भी यही काम करना था, क्योंकि वहां भी यही एप्लीकेबल होता है। अगर ए कोई n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 याद करिए। ठीक है, ए कोई n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, यानी कि n क्रॉस n डायमेंशन का, तो अगर हम a के किसी रॉ या कॉलम के मल्टीपल को किसी दूसरे रॉ या कॉलम के साथ ऐड कर देते हैं, तो उससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है, होता है ना ये। तो ये है, हमें एक डिटर्मिनेंट मिला है। यहां भी हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि किसी रॉ या किसी कॉलम के ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को 0 कर देते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या करते हैं हम, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर दूसरे कॉलम में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, दूसरे कॉलम में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और नहीं, सबसे अच्छा जब पता है क्या है, तीसरे कॉलम में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और पहले कॉलम के साथ ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज ही नहीं करता है भाई। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर दूं, इसका काम हो गया आई होप। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 4 इंटू, हमने यहां पे क्या किया कि इस रॉ में -2 से मल्टीप्लाई करके, माफ करिएगा 2 से मल्टीप्लाई करके इस रॉ के साथ ऐड कर दिया, तो 8 -8 0 3 3, और यहां पे क्या हो जाएगा, +22 25। ध्यान दीजिए 3, क्योंकि यहां -2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये -22 3 -22, यानी कि 3 + 22 25। ओके, 2 -2 0, इसको जैसे था वैसे ही लिख दीजिए, इसको जैसे था वैसे ही लिख दीजिए।
अब आपके पास ये वाला कॉलम आ गया जिसमें ज्यादातर एलिमेंट्स जीरो हैं, एक ही एलिमेंट है जो नॉन जीरो है, तो क्या हो जाएगा 4 × 25, क्योंकि भाई मैं इस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो इसका और इसका कोफैक्टर कुछ निकालना ही नहीं है, हमें बस इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। और ये कौन सा एलिमेंट है? ये है दूसरे रॉ और पहले कॉलम में, तो यहाँ पे माइनस साइन तो लगेगा, -1 पे पावर 2 + 1 ऑड पावर है, और डिटर्मिनेंट यहाँ पे माइनर क्या बच जाएगा, इसको और इसको ढक लेंगे तो 2 2 -4 -1, ये हो जाएगा -100 × -2 + 8 -600। आपने देखा 600 आंसर है। जो ए आपको गिवन मैट्रिक्स था उसका आप डिटर्मिनेंट नॉर्मली भी निकाल के देख लीजिए, आपको यही -600 मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी, इस नियम का यही यूज होता है। बहुत जगह प्रूफ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जहां भी जिस तरह का जरूरत होगा, वो हम जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बनाने लगेंगे तो ये सब कुछ देखेंगे। फिलहाल दैट्स इट, आपको मुझे तरीका बताना था। कोई दिक्कत हो यहाँ पे आप मेरे से पूछिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल क्या होता है? आपने देखा था कि जब हमने मैट्रिसेस को शुरू किया था तो वहां पे हमने सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करा था बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, ठीक है। बहुत फायदेमंद था वो, और एक्चुअली में आप आगे जाके देखेंगे कि वो एक जनरल तरीका है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड करने का। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं मैं। वैसा क्यों, ये आप थोड़ी देर में समझेंगे, या फिर ये चीज आप समझ चुके होंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जब मैं पढ़ा रहा था तो। क्योंकि जब मैट्रिक्स इक्वेशन से हम लोग किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पे सबसे बड़ा हमारे पास जो क्वेश्चन ये रहता है कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होना चाहिए उस सिस्टम का, सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तभी हम मैट्रिक्स इक्वेशंस के हेल्प से, मैट्रिक्स इक्वेशंस के मदद से सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह का कुछ क्रेमर्स रूल में भी अप्लाई होगा। क्रेमर्स रूल आप देखेंगे कि बहुत सही तरीका है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फाइंड करने का। बट थर्ड, अगर मैक्सिमम 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स के हों तभी ये नियम फायदेमंद होता है, अदरवाइज ये आपको उतना फायदेमंद नहीं होगा। फिर आपको लौटना होगा सीधे एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस में, और उसका कारण क्या है ये थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग क्रेमर्स रूल को पढ़ते हैं कि ये है क्या। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर मैट्रिक्स, अलजेब्रा और डिटर्मिनेंट्स का बेसिक्स पता है, you will definitely going to grab it quite easily. So let's do it. अब क्रेमर्स रूल जो है एक टेक्निक है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। मोटा मोटी ये इसका डेफिनेशन है, ये इसका मतलब भी है, ये भी कह सकते हैं। ओके, क्रेमर्स रूल। चलिए भाई, एक छोटे से सिस्टम को हम लोग देखते हैं। यहां पे ax + by = r, cx + dy = s, जहां कि आप देख सकते हैं कि ये दो लीनियर इक्वेशंस है, दो वेरिएबल का, x और y का। और याद रखिए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स आर यूजफुल इन सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। चलिए भाई, अब ये आप देख सकते हैं कि एक सिस्टम है
जिसमें दो वेरिएबल के दो लीनियर इक्वेशंस हैं। दोनों वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y। a और b c d इन x और y का कोफिशिएंट्स है। डेफिनेटली ये कोई कांस्टेंट नंबर्स होंगे। r और s जो है कांस्टेंट्स ही हैं। ओके, अब चलिए भाई हम लोग एक काम करते हैं। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहें, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस में टू एलिमिनेट y मल्टीप्लाई 1 to multiply 2 by b and 1, पता नहीं क्यों आज कोई पेन ठीक से नहीं चल रहा है। and 1 by d and then subtract 2 from 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? a dx प्लस b dy इज इक्वल टू dr। ठीक है, b cx प्लस b dy इज इक्वल टू bs। इसमें d से इसमें b से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जैसा कि यहां पे मैंने लिखा है। ठीक है, घटाना है। ADX माइनस BCX इज इक्वल टू DR माइनस BS। सो X इज इक्वल टू DR माइनस BS डिवाइडेड बाय AD माइनस BC। राइट? अब ये है क्या भाई? ये क्या है? ये जो ऊपर में है ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि R S B D ये वाला डिटर्मिनेंट है DR माइनस BS। ठीक है, और नीचे क्या है? ये है A C B D ये वाला डिटर्मिनेंट है। X का सॉल्यूशन आ गया आपका। अगर ये डिटर्मिनेंट पता है, सॉल्यूशन आराम से निकाल लेंगे। आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन को देख के ही ये चीज आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये थोड़ी देर में जानेंगे आप। सिमिलरली इसी तरह से y आपको क्या मिल जाएगा? y आपको क्या मिल जाएगा? गेस करिए कि y आपको क्या मिलेगा? A C R S डिवाइडेड बाई A C B D ये y मिल जाएगा आपको। बात यहां पे ये आता है कि अगर इस तरह का कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के, तो आप x का सॉल्यूशन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, y का सॉल्यूशन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब बात घूम फिर के ये आती है कि ठीक है सर, आपने तो ये बता दिया, लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हमें उल्टा इतना कैलकुलेट करना पड़ा, और उसी तरह इसको फाइंड करने के लिए इसी तरह हम x को एलिमिनेट करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगा, पता चलेगा। उससे अच्छा क्यों नहीं हम इसी से सॉल्यूशन निकाल दें? डेफिनेटली। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ऐसे, बस इक्वेशन को देख के। वो कैसे करना है वही मैं आपको बता रहा हूं। चलिए इरेज किया जाए इसको। इसको मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलिए ये हो गया x बराबर, ये y बराबर। ओके, ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स इक्वेशंस आपको मैंने बताया है। इसको एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कैसे लिखेंगे हम लोग?
ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स एक्स वाई, और इधर आर एस कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि ये 2x2 डायमेंशन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो है वेरिएबल मैट्रिक्स, ये हमेशा एक ही कॉलम का होता है, यानी कि ये एक हमेशा कॉलम मैट्रिक्स ही होता है। अगर मैट्रिक्स इक्वेशन में किसी भी सिस्टम को आप लिखें, कितने भी वेरिएबल का हो, तो ये हमेशा एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। दैट इज एक ही कॉलम का ये मैट्रिक्स होता है। लेकिन ये जो मेन मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब मेन तो सारे ही मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और तभी आप क्रेमर्स रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, देखेंगे हम लोग अभी। ठीक है, ये आपने कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मान लीजिए कि dx जो है, लेट d इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मान लीजिए कि d आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कितना भी वेरिएबल का सिस्टम हो, फर्क नहीं पड़ता है, d को आप हमेशा दिमाग में रखिए, चाहे आपका जो भी सिंबल मन हो, कि ये एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इस किसी भी सिस्टम का। और dx क्या है, dx क्या है, हम देखेंगे थोड़ी देर में कि dx क्या है, क्योंकि dx और dy को ही याद रखने का खेल है। अगर और एक वेरिएबल z होता और एक इक्वेशन होता तो उसमें हम लोग dz भी याद रखते हैं, वो भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये चीज आप देख रहे हैं कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, ए सी बी डी। ठीक है ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए सी बी डी, ये आपको याद होना चाहिए। अब dx क्या है, dx क्या है, ये x का न्यूमरेटर वाला क्या है, x का न्यूमरेटर वाला मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को आप कैसे लिखेंगे, चलिए, d इज इक्वल टू, तो आपने देख लिया कि a b c d है, यही d है। dx जो है ये वाला मैट्रिक्स है, जो x का सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे उसका न्यूमरेटर dx है। तो dx को आप, ये जो मैट्रिक्स है इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, dx जब भी x आए मतलब dx, x वाला न्यूमरेटर आए आपका, तो आपको क्या करना है कि x वाला जितना कोफिशिएंट है उस कॉलम को डिलीट मार दीजिए। d में, यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स में x वाला जितना कोफिशिएंट है उसको डिलीट, dx लिखना है तो ये चीज डिलीट, और इसके जगह पे हम लोगों को rs से इसको रिप्लेस कर देना है। मतलब इस कॉलम मैट्रिक्स से इसको रिप्लेस कर देना है AC को, और यहां पे B D। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, dx का डिटर्मिनेंट बाई डिटर्मिनेंट ऑफ d। ठीक है, उसी तरह अब गेस करिए कि dy कैसे लिखेंगे, dy यानी कि y के न्यूमरेटर वाला डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे हम लोग। जब dx लिखना था तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स से हमने x वाले सारे कोफिशिएंट के कॉलम को खत्म कर दिया, और इस कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट मैट्रिक्स वाले कॉलम से। चलिए, अब dy लिखना है, तो dy में हम लोग क्या करेंगे, y वाला जो कॉलम था ना उसको डिलीट करके रिप्लेस कर देंगे इसी कांस्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम से, dy बाई मैट्रिक्स d। और dy क्या हो जाएगा, यहां पे dy क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू ए सी और बी डी को हटा के आर एस, ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा dy। और इसी का डिटर्मिनेंट यहां पे मैंने लिख दिया, डिटर्मिनेंट है क्योंकि
दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से dx dy हम लोग निकालते हैं। dx dy क्या है, जो न्यूमरेटर होता है x y का, अगर z रहता है तो z का, वही dx dy या dz का जो डिटर्मिनेंट होता है वही होता है इनका न्यूमरेटर्स। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और सही नोटेशन से मैं आपको रिप्रेजेंट करा देता हूं। ठीक है, लिख के, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया। So the matrix equation is, matrix equation of this system is A C B D X Y R S। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा D है, ये मान लेते हैं हमारा मैट्रिक्स कौन सा है, इसको आप कौन सा मैट्रिक्स मानिएगा, अभी इसको dx एंड dy मत मानिए। ठीक है, अभी इसको dx एंड dy नहीं मानना है, बस आपको एक चीज याद रखना है कि ये D है, ये मैट्रिक्स D है। ठीक है, चलिए इसको मैं ना, नाउ let D is equal to A B C D, therefore dx is equal to R S B D। क्या किया इसको मैंने करने के लिए, by replacing AC चाहे इस तरह से लिखिए, by replacing the column containing the coefficient of x with the column of the constant matrix, with the column of the constant matrix। constant matrix हमेशा ये वाला होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको कि ये constant matrix है, इसी कॉलम से रिप्लेस कर देना है। उसी तरह एंड dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ACRS। इसको आपने कैसे किया, बाय रिप्लेसिंग द coefficients, replacing the column containing the coefficient समझ में नहीं आ रहा क्यों आज ऐसा हो रहा है, ये कोफिशिएंट ऑफ y with the constant matrix, matrices कॉलम लिख लीजिए यहाँ पे, कांस्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम से बस उसको रिप्लेस कर देना है, ये नहीं कि इस पूरे मैट्रिक्स को ही अंदर यहाँ ब्रैकेट बना के लिख देना है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको पता है
कि x बराबर हो जाएगा dx बाई dy बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ dy बाई डी। क्रेमर्स रूल हो गया, x और y सॉल्व हो गया। चलिए अब थर्ड वेरिएबल के लिए देखते हैं, या इन वेरिएबल के लिए देखते हैं। थर्ड क्या, इन वेरिएबल के लिए देख लेते हैं। थर्ड वेरिएबल क्यों देखें? कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछिएगा, ठीक है? हो सकता है पहली बार में थोड़ा कंफ्यूजन हो बिगिनर्स को, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पूछिए, सबको होता है, मुझे भी हुआ था, आपको भी हो रहा होगा, ठीक है? आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बता दूंगा, वैसी कोई चीज़ नहीं है। एक स्टूडेंट को भी दिक्कत है तो मेरे से कमेंट में पूछिए कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया है, ठीक है? आई एम गोइंग टू टेक अ स्पेशल क्लास फॉर दैट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि किसी को मेरे समझाने का स्टाइल कुछ ऐसा है जो कि पहली बार में ना समझ में आया हो। अगर नहीं आए तो मेरे से पूछिए, दूसरी बार बताऊंगा, तीसरी बार बताऊंगा, पूछने में मत घबराइए, मत शर्माइए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इन अ सिमिलर वे हम इन वेरिएबल के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, जिसमें कि इन इक्वेशंस है, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। यही चीज सब में एप्लीकेबल होगा, उस सिस्टम में चाहे कितने भी सॉल्यूशन इक्वेशंस हो। हाँ, ये बात याद रखना चाहिए कि जितने इक्वेशंस हो उतने ही वेरिएबल होने चाहिए, अदरवाइज क्रेमर्स रूल ऑफ 10 आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। चलिए अभी देखते हैं, फिर उसको भी मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। सपोज a system of n equations with n variables as a11 x1 plus a12 x2 फिर प्लस a13 x3 and so on to plus a1n xn इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कोई कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट रख दूं यहाँ पे, कांस्टेंट बड़ा सोच समझ के रखना होगा भाई। यहाँ पे कांस्टेंट क्या रख दूं मैं, क्या रखा है मैंने कांस्टेंट, यहाँ पे देखूं ज़रा। अच्छा ठीक है, चलिए क्या कांस्टेंट रख दूं मैं, a11 a1 b1 c1 c2 c3 करके कांस्टेंट रख देता हूँ, चाहे इस तरह करके रख देता हूँ b1, इसका कांस्टेंट b1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 एंड सो ऑन टू प्लस a2n xn इज इक्वल टू b2, ठीक है? और इसी तरह से an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस an3 x3 एंड सो ऑन टू प्लस nn xn इज इक्वल टू bn, ठीक है? सो ये एक सिस्टम है जिसमें कि n लीनियर इक्वेशंस हैं n वेरिएबल्स का, x1 x2 x3 एंड सो ऑन टू xn जो है ये n वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ठीक है? b1 b2 bn कांस्टेंट है। इसका मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा?
the matrix equation of this system is A11, A12 and so on to A1n, A21, A22 and so on to A2n, AN1, AN2 and so on to ANN, x1, x2, x3 and so on to xn, b1, b2, b3 and so on to bn। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब ये एक n क्रॉस n डायमेंशन का मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स इक्वेशन से तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, याद रखिएगा इसको हमेशा कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। और आप तभी मैट्रिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं किसी सिस्टम का अगर आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता है तभी, अदरवाइज नहीं। और उसके बाद भी ये एक कंडीशन होता है मैट्रिक्स इक्वेशन से सिस्टम्स को सॉल्व करने का कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। चलिए, वो मैंने बताया हुआ है आपको। अब यहाँ पे मुझे डिटर्मिनेंट के बारे में बताना है, तो ठीक है। अब क्रेमर्स रूल जिसमें कि हम डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं, ये भी तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये हमारा एक स्क्वायर में, माफ करिएगा, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। तो अब हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है। हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में तो लिख लिया, तो हमारा डी क्या होगा? डी क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर डी बराबर हमारा हो गया A11, A12 and so on to A1n, A21, A22 and so on to A2n, AN1, AN2 and so on to ANN। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि ये मैट्रिक्स हमने डी से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है, याद रखिएगा, और ये हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ये वेरिएबल मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये दोनों क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स होता है, एक ही कॉलम होता है इनमें, ठीक है। देयरफॉर अब dx कैसे निकालिएगा? याद करिए, जब एक सिस्टम था जिसमें कि दो वेरिएबल के दो लीनियर इक्वेशन से, तो dx कैसे निकालते थे हम लोग? dx निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि यहां पे ना हम लोग को क्या करना है, dx1 पहले निकालना होगा। क्यों dx1? क्योंकि यहां पे x y z करके नहीं है वेरिएबल, यहां पे x1 x2 इस तरह करके है। तो dx1, जब याद करिए, जब हमें dx निकालना था उस वाले सिस्टम में जिसमें दो ही इक्वेशंस थे दो वेरिएबल के, तो वहां पे जब dx निकालना था तो हम किस तरह निकालते थे? इसी मैट्रिक्स में जो x वाला कोफिशिएंट कॉलम है उस कॉलम को डिलीट करके उस कॉलम को रिप्लेस किससे करना है? इस कांस्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम से। तो dxi a ये खत्म, क्यों खत्म? क्योंकि dx1 यानी कि x1 जो वेरिएबल है इसके सारे कोफिशिएंट वाले कॉलम को खत्म करके इस कॉलम को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इस कांस्टेंट मैट्रिक्स से, यानी कि b1 b2, चलिए ऐसे लिख देता हूं, b1 यहां पे a12
एंड सो ऑन टू, और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, A13 एंड सो ऑन टू A1n, फिर B2, A22, A23 एंड सो ऑन टू A2n। उसी तरह Bn, AN2, AN3 एंड सो ऑन टू ANn। अगर dx2 निकालना हो तो x2 वाले कोफिशिएंट के कॉलम को डिलीट कर देंगे और इस कॉलम को रिप्लेस कर देंगे अगेन इसी कांस्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम से। तो यहां पे A11, A21, इसको क्या करना है, B1, B2, A11, A यहां पे क्या था, A12 और A12 के बाद A13 एंड सो ऑन टू A1n, यहाँ पे A23 एंड सो ऑन टू A2n। उसी तरह से AN1, यहाँ पे BN, यहाँ पे AN3 और ANn। ठीक है, चलिए भाई, उसी तरह से dx3, उसी तरह से dx4, उसी तरह से dx5 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से वर्बली लिखूंगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया आपको, अब थोड़ा वर्बली इसको मैं लिख देता हूं। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब इतना निकालने का क्या जरूरत था, दिखा देता हूं कि क्या जरूरत था। इरेज करूं, यहां पे इतना लिख लिया होगा, इसको लिखिए आप, यू हैव टू राइट इट डाउन। अब इसको मैं वर्बली लिखूंगा, अभी चिंता मत करिए, आपका नोट्स मैं पूरा बनवा दूंगा कि आप कभी भी कॉपी खोलेंगे तो आपको दिखेगा। क्योंकि मैं सारा कुछ तैयार करके ले आता हूं आपके लिए। कि किस तरह से आपको लिखवाना है। ठीक है, ओके। क्रेमर्स रूल जो है इस तरह से है, इफ ए सिस्टम ऑफ n linear equations in the n variables x1, x2, x2 and so on to xn is equivalent to the, मैं इंक से आज परेशान हो चुका हूँ बिल्कुल, रुकिए थोड़ा, एक मेरे पास नया पेन बचा हुआ होगा। हाँ,
चलिए अब ठीक है। टू द मैट्रिक्स इक्वेशन dx इज इक्वल टू b, जहां की d जो है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये जो अपर केस x है ये वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स है, और ये जो कैपिटल में b है ये कांस्टेंट वाला कॉलम मैट्रिक्स है। एंड इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, अब ये क्यों मैंने लिखा है ये भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा, जहां पे छोटा इक्वेशन से मैंने क्रेमर्स रूल भी बताया था, जहां पे दो ही वेरिएबल था, दो इक्वेशंस का। देन इट्स सॉल्यूशंस आर x1 is equal to determinant of dx1 by determinant of d, x2 is equal to determinant of dx2 divided by determinant of d, and so on to xn is equal to determinant of dxi by determinant of determinant of d। ठीक है, where dxi is the matrix obtained by replacing the ith column of D by the n cross 1 मैट्रिक्स B। आप समझ रहे हैं क्यों n क्रॉस 1 यहां पे मैट्रिक्स B मैंने लिखा है। अब dx1, dx2, dxi ये सब कुछ आप समझ रहे होंगे। इसको लिखने से पहले, इसके पहले जो मैंने इन इक्वेशंस का सिस्टम बताया था उसको पूरा लिखिए, तभी ये समझ पाइएगा। और अब आपको पता चला यहां से इसको देख के कि वाई द डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या कारण है भाई? अगर डिटर्मिनेंट डी 0 के बराबर होगा तो क्या डिनोमिनेटर 0 नहीं हो जाएगा सारे सॉल्यूशंस में? और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा मैथमेटिकल लैंग्वेज में। इसीलिए d का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जो d मैट्रिक्स है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी जाके आप क्रेमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तभी आप क्रेमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रेमर्स रूल अप्लाई करने से पहले जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना उसको चेक कर लीजिए कि क्या ये डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है। अगर ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है तो क्रेमर्स रूल से आप आसानी से सॉल्यूशन निकालिए, आपका एक एक सॉल्यूशन निकलेगा और बहुत ही आपको आनंद आएगा निकालने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 0 आ गया तब क्या? तब क्या? उसका भी सॉल्यूशन है कि अगर d 0 के बराबर आ गया,
अगर ये 0 के बराबर आ गया तब हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको भी करना है, क्योंकि खेल यहीं पे खत्म नहीं है। खेल यहीं पे नहीं है कि सिर्फ यहां पे लिखा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट्स सॉल्यूशंस आर इतना। ये बात हो रही है कि अगर एक एक सॉल्यूशन है सबका, लेकिन लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है, तो डेफिनेटली वहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकता है। उस केस में भी हमें देखना होगा। तो उस केस में ये थोड़ा सा चेंज होगा, अभी थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। बट एक एक सॉल्यूशन अगर आएगा तो d इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल। अब ये अगर आपको याद है तो 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन हो किसी सिस्टम में, या 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन हो, डजेंट मैटर, आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले हम इसको एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं छोटे से, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, चलिए 3 वेरिएबल का एक क्वेश्चन उठाते हैं। ओके, चलिए, यूजिंग क्रेमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। 2x minus 3y plus 4z is equal to 1, x plus 6z is equal to 0, 3x minus 2y is equal to 5। ठीक है, 3 वेरिएबल का ये सिस्टम है, एक है ना, 3 वेरिएबल का एक सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। D, सबसे पहले जो मैट्रिक्स D होगा वो क्या हो जाएगा, 2 minus 3 4 1 1। इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 0 है, कुछ नहीं है, और यहाँ 6, फिर 3 -2 और 0। इसका मैट्रिक्स इक्वेशन है, लिख लूं क्या, मैट्रिक्स इक्वेशन है लिख लेता हूं, ठीक है ना। मैट्रिक्स इक्वेशन, अब मैट्रिक्स इक्वेशन यहां पे लिख सकते हैं कि नहीं ये भी देखना जरूरी है। यहां पे 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, डेफिनेटली इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा वो एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो डेफिनेटली यू कैन राइट अ मैट्रिक्स इक्वेशन बिकॉज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए, तो मैट्रिक्स इक्वेशन एटलीस्ट लिख सकते हैं आप। अब उसको आगे ये देखना होगा कि क्या मैट्रिक्स इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो वो देखने के लिए हमें ये पता करना होगा कि क्या आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ रहा है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये बात कर रहा हूं अगर आप मैट्रिक्स इक्वेशन से सॉल्व करना चाहते हैं किसी सिस्टम को, तो जो कि मैंने बताया हुआ है आपको। फिलहाल हम लोग क्रेमर्स रूल की तरफ आते हैं। सो मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ, इतना आपको नहीं लिखना है, ये मैं बस शुरू में बताने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में जा रहा हूं। सिस्टम 2 -3 4 1 0 6 3 -2 0, ठीक है ना। ओके, x y z 1 0 5, ठीक है।
ये हो गया आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये हो गया आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो डी क्या हो गया आपका, 2 -3 4 1 0 6 3 -2 0। ओके भाई, डी इतना आ गया। अब आप मन में dx dy तो बना सकते हैं ना कि dx क्या होगा dy क्या होगा। चलिए एक बार लिख देता हूं, पहला क्वेश्चन है, dx क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम मिटा के इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, आपको पता है, तो 2 के जगह हो जाएगा इसमें 1 0 और 5 कर दीजिए चुपचाप, और बाकी जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, -3 4 0 -2 6 0। चलिए भाई, dy क्या हो जाएगा, dy कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, dy में इसी d में y वाले कोफिशिएंट्स वाले कॉलम को खत्म करके उसको इससे रिप्लेस करना है, तो 2 1 3, इसको रिप्लेस करना है 1 0 5 से। ओके, लास्ट में 4 6 और 0 है, और dz आपका उसी तरह क्या हो जाएगा, 2 1 3 -3 0 -2, और अंत में इसको रिप्लेस कर देंगे 1 0 और 5 से। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हमें कैलकुलेट कर लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ डी। डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या हो जाएगा भाई, किस रॉ या किस कॉलम से एक्सपेंड कर लें, ठीक है, दूसरे रॉ से एक्सपेंड कर लूं कि पहले कॉलम पहले रॉ से ही एक्सपेंड कर लूं। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें एक 0 है तो आसानी होगी क्योंकि इसका को फैक्टर मुझे नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे रॉ से मैं एक्सपेंड कर लेता हूं। अब यहां पे 1, अब सबसे पहले एक चीज तो आपको देखना जरूरी है, 1 ये है दूसरे रॉ और पहले कॉलम का को फैक्टर का साइन यहां पे नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव यहां रख दीजिए भाई। ठीक है, इसको और इसको ढक लीजिए, आपको क्या क्या मिलेगा, -3 -2 4 और 0। ठीक है, ये वाला एलिमेंट का को फैक्टर निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, तो ऑल्टरनेट होता है, यहां माइनस यहां प्लस, फिर -6 इंटू इसको और इसको ढक लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 3 -3 2। नहीं मिलेगा, मिलेगा ना भाई। अब यहां पे माइनस क्यों दिया, क्योंकि ऑल्टरनेट होता है, यहां पे को फैक्टर इसका माइनस, उसके बाद वाले का डेफिनेटली प्लस होगा, उसके बाद वाले का माइनस होगा, आप चेक कर सकते हैं। ये है सेकेंड रॉ और तीसरे कॉलम, -i का पावर 5, ऑड पावर नेगेटिव होगा। सो ये क्या हो जाएगा आपका, +8 और यहाँ पे -8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 -6 इंटू 4 + 9 -8 -13, ये हो गया आपका 8 8 16 8 7 15 1 16 -166। ये है -166 आपका d का वैल्यू आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ d का। अब आगे आप dx का वैल्यू फाइंड करिए, आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, dx का वैल्यू थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश करिए और ये सर्च करिए कि dx को किस वाले रॉ से फाइंड करना चाहिए, ट्राई टू सर्च इट। 30 सेकंड का समय है आपके पास, ठीक है, तब तक मैं देख लूं और कितने क्वेश्चन से अच्छे अच्छे यहाँ पे। सही हुआ है ना, कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस और यहाँ -8 -6 और यहाँ 4
और +9। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? इस रॉ से मैंने एक्सपेंड करना शुरू किया, यहाँ पे नेगेटिव -3 -2 4 और 0। इसको तो फाइंड ही नहीं करना है तो इसको छोड़ दिया, फिर -6 लिया इसको और इसको ढका तो 2 3 -3। ओहो, यहाँ -2 है भाई, -2 है, माफ़ करिएगा मुझे। -8 और यहाँ कितना हो जाएगा 5, -30 -38। ठीक है ना? चलिए dx फाइंड करिए। dx को किस रॉ से फाइंड करेंगे यार? सेकेंड रॉ से फाइंड कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? dx इज इक्वल टू क्या होगा 6। और देखिए मैं इस रॉ से फाइंड कर रहा हूं क्योंकि इसका कोफैक्टर निकालना ही नहीं पड़ेगा मुझे। साइन नेगेटिव होगा क्योंकि दूसरे रो और तीसरे कॉलम का है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइन नेगेटिव होगा इस कोफैक्टर का। तो 6 इंटू इसको ढकेंगे तो बचेगा क्या 1 5 -3 -2 -6 इंटू -2 और -2 + 15 हो जाएगा आपका 13 78 -78। उसी तरह dy फाइंड कर लिया जाए। dy कहाँ है? dy इसी रॉ से इसको भी फाइंड कर लेते हैं। क्यों? dy को भी इस रॉ से फाइंड कर लेते हैं। क्या करना है? सेकेंड रॉ से, क्योंकि एक 0 है, आप तीसरे रॉ से भी फाइंड कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले मैं x निकाल लेता हूं यहां पे। तो x क्या हो गया dx कितना आया है -78 -38। ठीक है, हो जाएगा आपका 36/19 36/19 x का वैल्यू हो जाएगा। मैच करा लूं जरा। हाँ 36, अरे यार यहाँ एक है ना, 2 9 18 होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 39/19। उसी तरह y हमें निकाल लेना है। y निकालने के लिए क्या करेंगे आप? dy कैलकुलेट कर लीजिए, dy कैलकुलेट कर दीजिए। चलिए तो आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ dy बाई डिटर्मिनांट ऑफ d। ये कितना आ जाएगा आपका? मैं देख के आपको लिख देता हूं आंसर यहाँ पे। dy मतलब y आ जाएगा आपका 11/19 और उसी तरह z आ जाएगा आपका, z जो है z आ जाएगा dz/d। ये आ जाएगा आपका -13/38 -13/38। अब ये तो आप फाइंड कर लेंगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना आपको पता है, फाइंड करिए। अगर यहीं पे इसके जगह 4 वेरिएबल का 4 इक्वेशन होता फिर भी यही काम करना है, 5 इक्वेशन होता 5 वेरिएबल का फिर भी यही काम करना है। तो आपको अब पता चल रहा होगा कि वाई Cramer's rule are not very efficient way to solve a system of linear equations which involves more than 3 equations of 3 variables। ठीक है, जब 3 वेरिएबल से ज्यादा इक्वेशंस हो और 3 वेरिएबल से, माफ करिएगा, 3 इक्वेशन से ज्यादा इक्वेशंस हो किसी सिस्टम में और 3 वेरिएबल से ऑब्वियसली ज्यादा वेरिएबल्स हो, तो उस तरह के सिस्टम को क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर हमें कितना डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। इमेजिन करिए dy dz और भी होगा de d फलाना ढिमका कुछ भी, तो बकलोली चलती रहेगी वहां पे। इसीलिए क्रेमर्स रूल आर वेरी इफिशिएंट वे टू सॉल्व अ सिस्टम which contains 3 equations of 3 variables, that's it. If there is a system which contains more than 3 variables, more than 3 equations, we should try to solve it by using elementary raw operations। ठीक है, elementary raw operations ज्यादा efficient way है solve करने का सिस्टम को। और for that matter मैट्रिक्स इक्वेशन भी इससे ज्यादा आसान तरीका है मैट्रिक्स इक्वेशन से इक्वेशन को सॉल्व करना, बशर्ते कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो।
दैट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो हम मैट्रिक्स इक्वेशन को अप्लाई कर लेंगे। तो वहां भी एक तरह का हमारे पास बाउंडेशन तो है ही दोनों ही केस में, चाहे आप किसी भी सिस्टम को मैट्रिक्स इक्वेशन से सॉल्व करें या फिर आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व करें, दैट इज क्रेमर्स रूल से सॉल्व करें, आपके पास वहां पे बाउंडेशन है। मैट्रिक्स इक्वेशन से सॉल्व करने का आपके पास ये बाउंडेशन है कि सबसे पहले तो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। और ऊपर से आपको इतने सारे डिटर्मिनेंट्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 3 डिटर्मिनेंट तक तो ठीक है 3 वेरिएबल का, लेकिन जब 4 वेरिएबल वाला सिस्टम आता है, 4 इक्वेशंस आ जाता है या उससे ज़्यादा वेरिएबल या उससे ज़्यादा सिस्टम, तो फिर बात बहुत टेढ़ी हो जाती है क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए। क्योंकि इमेजिन करिए कि कितना डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना होगा, और जितना ज़्यादा इक्वेशन, जितना ज़्यादा वेरिएबल और उतना ही ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स के ऑर्डर और उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपको सॉल्व करना होगा। सो दैट इज वाई इट इज नॉट एन एफिशिएंट वे टू सॉल्व सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ योर सिस्टम कंटेन्स मोर देन 3 इक्वेशंस एंड मोर देन 3 वेरिएबल्स। चलिए, तो 3 वेरिएबल हो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए। अब आप सबको पता है कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है, या नो सॉल्यूशन भी हो सकता है फॉर दैट मैटर। अब क्रेमर्स रूल हमें वो भी बताने में हमारी सहायता करता है। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, पहला, इफ d is not equal to 0, d is not equal to 0, then determinant of d, then the system has unique solution. दूसरा, if determinant of d is equal to 0, then the following cases are applicable. मैंने कहा था ना कि जब डिटर्मिनेंट d 0 होगा तो उस केस में भी कुछ केसेस एप्लीकेबल होते हैं। केस 1, if one of dx, dy, dz and so on are 0, is 0, then the system has no solution. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ d 0 है तो आपको dx, dy, dz और सारा कुछ फाइंड करना होगा। अगर इसमें से कोई एक नॉन जीरो आ जाता है, इज नॉन जीरो, ठीक है, कोई एक नॉन जीरो आ जाता है तो सिस्टम नो सॉल्यूशन होगा, सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। मैंने आपसे कहा था कि आई हैव टू टेक अ ब्रेक, तो वो समय आ गया, बस आप 1 से 2 मिनट तक वेट करिए, मैं आ रहा हूं।
आ गए। कल से ना मेरे को 3-4 दिन तक थोड़ा एक आ रही है उसी। ओके चलिए, कौन से पेन का, यही वाला तो। ओके, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ डी 0 के बराबर है और उसके साथ साथ dx, dy, dz और जितना भी वेरिएबल वाला d है उनमें से कोई एक नॉन जीरो आ रहा है, तो आपका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दैट इज द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इस केस में केस 2 हो सकता है, इफ ऑल ऑफ dx, dy, dz and so on are 0, then the system has infinitely many solutions. ठीक है, सो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ डी 0 है और उसके साथ साथ ये सारा का सारा भी 0 है तो भी, और याद रखिए एक चीज और, ये सब डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो आप देख सकते हैं कि जहां पे डिटर्मिनेंट डी का 0 है और उसके साथ साथ ये दोनों कंडीशन है, तो इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो चेंज करता है। अगर ये केस लागू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ डी 0 होने के साथ साथ, तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर ये सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स 0 होंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डी के साथ साथ, तो सिस्टम का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी इफिशिएंट वे है
यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने का, अगर आपके पास कोई सिस्टम हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 इक्वेशंस हो, 2 या 3 वेरिएबल्स के रिस्पेक्टिवली, अदरवाइज ये उतना एफिशिएंट तरीका नहीं है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फाइंड करने का। ठीक है, सो दिस इज क्रेमर्स रूल फॉर यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, डिटर्मिनेंट का यूज करके। वो बताने की कोई ज़रूरत मुझे लग रहा है कि है नहीं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह से फाइंड करते हैं हम डिटर्मिनेंट्स को यूज करके, है ना। चलिए देख लेते हैं, लेकिन मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस में आपको ये सब कुछ बता दिया है। तो बार बार उसी चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, डिटर्मिनेंट का यूज है वहां पे। ये भी बता दिया है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जिनका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए। क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे, और एक ही स्ट्रेट लाइन पे अगर पॉइंट्स होंगे तो वो तीनों ट्राइंगल थोड़ी बना सकते हैं, तो उनसे बना हुआ ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। ये सब मैंने बताया है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में 3 पॉइंट्स हैं जिनका कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2, x3 y3 हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है इन तीनों पॉइंट्स से मिलके बना हुआ वो होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है ना, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अभी ये एरिया प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन याद रखिए एरिया हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एरिया को हम प्लस या माइनस लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बनाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से। नॉर्मली ये एरिया पॉजिटिव होता है, किसी भी प्लेन फिगर का जब एरिया निकालते हैं या किसी भी फिगर का जब एरिया निकालते हैं तो एरिया नॉर्मली पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसीलिए तो आई होप, और अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये एरिया 0 होगा। क्या होगा, ये जो होगा ये 0 हो जाएगा, दैट्स इट। ये सब मैंने बताया हुआ, इसीलिए इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको इसमें। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे से पूछिए आप, मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग थियोरेटिकल पोर्शंस को ख़त्म करते हैं मैथ्स में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी ही करवाने लगूं तो फिर जल्दी जल्दी सिलेबस हम नहीं कर पाएंगे। तो और सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स में सारे टॉपिक्स का हमारे पास नॉलेज होना, ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी प्रॉब्लम्स हम जेईई एडवांस वगैरह के अच्छे से बना सकते हैं। ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अदरवाइज़ फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ छोटा सा मिक्स प्रॉब्लम आया वहाँ पे छूट जाएगा प्रॉब्लम। ऐसे हम लोग प्रॉब्लम्स करते रहेंगे। ठीक है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ा है, अब इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे आगे के क्लासेस में। बट नेक्स्ट क्लास में क्या हम लोग पढ़ें, अब क्या हम लोग शुरू करें वो देखते हैं। ठीक है, तो कल डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को अब अगले क्लास में हम लोगों को क्या करना है, क्या शुरुआत करनी है। देखिए, हो सकता है कैलकुलस भी मैं शुरू कर दूं या फिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में सर्कल्स को शुरू कर दूं। ठीक है, सर्कल्स पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं जो प्लेन जियोमेट्री वाला सर्कल्स है या ट्राइंगल्स है उसको एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 11th में जाते हैं ना वो ये सब कुछ भूल जाते हैं और नॉर्मली। बट यू नो, प्लेन जियोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड रिमेंबर थ्रू आउट योर मैथमेटिकल करियर। ठीक है, बहुत ज़रूरी वो चीज़ है। जैसे अलजेब्रा का बेसिक ज्ञान आपके पास ज़रूरी है ना, उसी तरह प्लेन जियोमेट्री का भी ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेन फिगर्स का ट्राइंगल हुआ या सर्कल हुआ, उसके टेंजेंट्स के बेसिक प्रॉपर्टीज़ हुए, ये सारा कुछ याद रखना ज़रूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो एक छोटा सा कोर्स करवा दूँ, उससे जो ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन कर रहा है उनको भी थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, तो इस तरह से ज़्यादा बेटर होगा वो। ठीक है,
सो दैट्स इट। ये सब कुछ मैंने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में कवर करके रखा है, तो इसको बताने का कोई मतलब है नहीं। सो लेट्स लीव इट अलोन। और आपको याद है मैंने कहा था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में किस तरह से मैट्रिसेस का यूज़ होता है, किसी खाली क्लास में मैं उसको बताऊंगा, ठीक है ना। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं उसको देख रहा हूँ कि किस तरह से मैं उसको बता पाऊँ यहाँ बोर्ड पे, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है अभी, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं उस तरह से फ़ोटो से मैं आपको बता सकूँ। तो आई एम सर्चिंग फॉर अ वे टू ट्राई एंड टेल यू एवरीथिंग, टू एक्सप्लेन यू अबाउट दैट थ्रू दिस बोर्ड। इसी पे मुझे जो करना है फ़िलहाल। तो मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप पूछिए, जितनी बार भी पूछना है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए या फिर डिसलाइक कर दीजिए। अच्छा नहीं लगे तो आप अगर लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे तो मुझे मेरे चैनल को थोड़ा सा आगे, इस चैनल के रीच को बढ़ाने में थोड़ा हेल्प मिलेगा मुझे। सो थिंक अबाउट इट। चलिए ठीक है, कल फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।